बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। इसमें समझने की बात यह है कि सेकंड सब्सटीट्यूएंट की फेट को पहला सब्सटीट्यूएंट डिसाइड करता है, यानी दूसरा सब्सटीट्यूएंट किस जगह के ऊपर आके लगेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, या वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, मेटा पे, पैरा पे लगेगा। और दूसरी बात यह कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इस बात को डिसाइड करने में जो रोल है वो पहले सब्सटीट्यूएंट का है। और इसमें भी समझने की बात यह है कि जो पहला सब्सटीट्यूएंट है वो दो तरह से हो सकता है, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होगा और या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे आप ये वाली बात समझ लें कि मोस्टली जो ट्रेंड है वो ये वाला है कि अगर सब्सटीट्यूएंट जो लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, पहला सब्सटीट्यूएंट वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस कर देगा। उसकी सिंपल रीज़न जो है वो ये वाली है कि बेंजीन के जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, यानी बेंजीन का रोल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का है, यानी बेंजीन इटसेल्फ जो है वो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है। तो हर वो चीज़ जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हांस करेगा वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो डेफिनेट बात है कि वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हांस करेगा और एज आ रिज़ल्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि वो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो स्लो होगी। सो इस नतीजे पे हम पहुंच जाते हैं फिर कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्टिविटी कम होगी। अब दूसरी बात यह है कि जो सेकंड सब्सटीट्यूएंट इस अरसे में आके लगेगा उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसमें भी आप ये वाली बात समझ लें कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो दूसरा सब्सटीट्यूएंट आके लगेगा वो अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो लगेगा, और जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली मिक्सचर होता है ऑर्थो और पैरा का। और अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग जो है वो पहला सब्सटीट्यूएंट है तो सेकंड सब्सटीट्यूएंट आके मेटा पोजीशन पे लगेगा। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो जो है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आपको नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे फिनोल नज़र आ रहा है। अब फिनोल में आप देखें कि जो सब्सटीट्यूएंट है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ लगा हुआ है। अब ये जो फिनोल है इसके मैंने कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रा किए हुए हैं। तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे अगर आप देखते हो तो इनमें से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्थो, यानी ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये वाला, जिसमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये वाली बात शो कर रहे हैं कि ऑर्थो ग्रुप जो है, ऑर्थो पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। और ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ये वाली बात शो कर रहा है नेगेटिव चार्ज, यानी पैरा पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये है कि पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। और इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को अगर हम मिला के पढ़ें तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई, यानी बेंजीन जो है वो अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मैं दोबारा उसी बात पे आता हूँ कि इनमें से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मेटा पोजीशन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन जो हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। अब इलेक्ट्रोफाइल फिर डेफिनेट बात है कि कहाँ पे अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हैं। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस जो हैं वो ऑर्थो और पैरा हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है विल अटैक ऑन दीज पोजीशंस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो फिर जो दूसरा सब्सटीट्यूएंट जो है वो किन पोजीशंस पे आके लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब नीचे वाली एग्जांपल में आप देखें कि इसमें जो सब्सटीट्यूएंट बेंजीन के साथ लगा हुआ है वो नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है।
अब अगेन आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे गौर करें तो एक बात जो आपको नज़र आ रही है वो ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अब डिलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है बेंजीन रिंग की वो कम हो गई है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। दूसरी बात, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसमें आप देखें दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है, और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, और कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो मेटा पोजिशन पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कि मेटा पोजिशन जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो हैं वो अब चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई हैं, मेटा पोजिशन उस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो जो अटैकिंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके लिए अब जो सूटेबल पोजीशन है अटैक करने के लिए वो मेटा पोजीशन होगी। सो जब भी इस तरह का सीन हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो फिर जो दूसरा सब्सटेंट आके लगेगा वो मेटा पोजीशन के ऊपर आके लगेगा। अब हम डिटेल से इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम यहाँ पे लेंगे वो फिनोल है। तो फिनोल का रिएक्शन हम देखेंगे जी ब्रोमीन के साथ। तो इसमें पहली बात आप ये समझ लें कि फ़िनोल जो है ब्रोमीन के साथ रैपिडली रिएक्ट करती है। रैपिडली मीन कि बेंजीन से ज़्यादा इसकी जो है वो रिएक्टिविटी है, रेट जो है। इसकी रीज़न जो है वो सिंपल है कि चूँकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको इन्हांस कर दिया है, तो अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। ये वाली बात आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस रिएक्शन के अंदर कि यानी जब आप फिनोल को रिएक्ट करवा रहे हो ब्रोमीन के साथ तो ट्राईब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब इसमें आप देखें कि कन्वेंशनली जब हम बेंजीन को ब्रोमिनेशन करवा रहे होते हैं तो हम लुईस एसिड जो है उसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में आप देखें कि रिएक्शन जो है वो अनकैटलाइज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अगर कैटलिस्ट नहीं चाहिए तो इसका डेफिनेटली मतलब यही वाला है कि फ़िनोल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन की निस्बत। यानी अगर बेंजीन की हम ब्रोमिनेशन करवा रहे होते तो हमें जो है वो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता को लुईस एसिड, लेकिन इस दफ़ा हमने नहीं किया। तो डेफिनेटली उसकी रीज़न जो है वो ये वाली है कि फ़िनोल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा के पीछे जो रीज़न है वो यही वाली है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो इन्हांस कर रहा है। और दूसरी बात आप ये देखें कि जो सब्सटेंट लगे हैं ब्रोमीन जो 3 दफ़ा आके लगा है ब्रोमो ग्रुप, वो किन पोजीशंस के ऊपर लगा है? 2 दफ़ा जो है वो आप देखें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ये वाली बात आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो सब्सटेंट जो है वो किन पोजीशंस पे लग रहा है आके। 2 दफ़ा जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और 1 दफ़ा पैरा पोजीशन के ऊपर। इसी बात को हम एलेबोरेट कर लेते हैं, यानी हम ये वाली बात देखेंगे कि जो कैटलिस्ट है उसकी ज़रूरत हमें क्यों नहीं पड़ी, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर आके क्यों लग रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म में। आप यहाँ पे देखें ब्रोमीन है, इसके ऊपर बेंजीन जो है फ़िनोल जो है वो अटैक कर रही है, और आप इस सारे में देखें कि जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसमें बड़ा जो है वो रोल प्ले कर रहा है। यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पुश हो रहा है बेंजीन रिंग की तरफ, और फिर बेंजीन रिंग जो है वो ब्रोमीन के ऊपर जो है वो अटैक कर रही है। यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ आने का मतलब यह है कि बेंजीन जो है वो अब बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। सो उसके लिए ये बड़ा मौका है कि अब वो जो ज़रा वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। तो आपके पास फाइनली जो है इस मैकेनिज़्म के नतीजे में आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। और फिर ये दूसरे स्टेप में आप देखें कि मज़ीद जो है वो यानी जब पैराब्रोमोफिनोल पहले बन जाती है तो फिर वो ऑर्थो पोजीशन से अटैक करता है, तो फिर आपके पास 2,4 डाइब्रोमोफिनोल बन गई, और फिर ये वाली बात जो है वो रिपीट होती है तो 2,4,6 डाइब्रोमोफिनोल बन जाती है। ये सारी मैकेनिज़्म है ओवरऑल इस रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन से जो समझने में हमें बात आती है वो ये वाली है कि फ़िनोल एक तो ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन की निस्बत, उसकी वजह यही वाली हुई कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है। और दूसरी बात जो प्रोडक्ट आपको बता रही है वो ये वाली है कि अब जो ब्रोमो 3 दफ़ा आके लग रहा है वो किन पोजीशन के ऊपर लग रहा है? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, और एक भी दफ़ा वो ब्रोमो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये वाली बात आपको बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के सारे रिएक्शंस में देखने को मिलती है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को ग्रुप लगा होगा तो जो सब्सटेंट लगेंगे प्रेफरेबली वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगेंगे। अच्छा, अब आप ये समझें कि हमारी जो टारगेट प्रोडक्ट है वो इस तरह से होनी चाहिए
कि मोनोब्रोमोफिनोल हमें चाहिए, यानी पीछे जो हमने रिएक्शन देखा जो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन हम कैरी आउट कर रहे थे, जिसमें हमने एथेनॉल और वाटर जो है उसके मिक्सचर को हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर रहे थे, ब्रोमीन के साथ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन करवाए थे रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें मिल रहा था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मोनोब्रोमोफिनोल चाहिए, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हमें चाहिए। तो ब्रोमीन के साथ हम किस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो फिनोल ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ज़ाहिर है कंडीशंस जो हैं उसको हमें लेस वियर करना पड़ेगा, कंडीशंस जो हमको लाइट करना पड़ेगा ताकि एक ही जगह पे ब्रोमो ग्रुप जो है वो आके लगे। मसलन आप ये वाली बात समझ लें कि हमें फ़र्ज़ कर लें कि पैराब्रोमोफिनोल जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए, तो ये किस तरह जो है वो ऑब्टेन हो सकते हैं? तो हम ये करेंगे कि जो हम ब्रोमीन यूज़ करेंगे वो कम मिकदार में लेंगे, यानी हम 1 एक्विवेलेंट लेंगे ब्रोमीन का, और यहाँ पे आप देखें कि जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इससे पिछले रिएक्शन में हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था वो एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर था, और जो टेम्परेचर है वो हम काफ़ी कम रख रहे हैं, यानी रिएक्शन जो है इस बीइंग कैरीड आउट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इस तरह से कंडीशंस को मॉडिफाई कर लें कि यानी ब्रोमीन जो है उसका जस्ट 1 एक्विवेलेंट हम यूज़ करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें, कार्बन डाइसल्फाइड, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड, और टेम्परेचर जो है इसका लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, तो पैराब्रोमोफिनोल जो है इसमें हमें ऑब्टेन होगी। अच्छा, तो ये तो हो गई फिनोल की बात। इस तरह वो सारे सब्स्टिट्यूएंट जिनमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हो, तो ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। उसकी रीज़न जो है वो यही वाली है कि ऑक्सीजन के ऊपर चूँकि लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे बेंजीन की रिएक्टिविटी इन्हांस कर जाती है। तो ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है इसमें आप देखें कि एनिसोल हमने लिया हुआ है, तो एनिसोल में भी यानी जब मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर जो है इसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस कर देगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को। इसका मतलब यह है कि एनिसोल का जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन, नेटिव बेंजीन की निस्बत ज़्यादा होगी। ठीक है जी, फिर हम फिनोल की तरफ वापस आ जाते हैं। चूँकि हम ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो फिनोल है उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग है। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन अब देख रहे हैं ये नाइट्रेशन है फिनोल की। तो यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रेशन हमने फिनोल की करवाई हुई है, और जो हमने कंडीशंस रखी हैं वो इस तरह से हैं कि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आ रही है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिक्सचर है। अब इसमें चंद बातें जो समझने की हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हम एक्वीमोलर मिक्सचर यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल है इसमें वो कैटालिटिक रोल है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या कर रहा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखें कि हमने जो नाइट्रिक एसिड यूज़ किया वो भी हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करें, तो ये कंडीशन एक्चुअली आपको क्या बता रही हैं कि जो फिनोल है वो इजी कंडीशंस के अंडर भी जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, यानी हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और दूसरा नाइट्रिक एसिड जो हम यूज़ करें वो भी लाइट जो है वो यूज़ करें। और फिर प्रोडक्ट पे आप आ जाएं तो प्रोडक्ट आप देखें कि जो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर है, मेटानाइट्रोफिनोल इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन नहीं हो रही। तो ये ओवरऑल ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस सीवियर कंडीशन यानी इजी कंडीशंस हमें चाहिए, जस्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो फिनोल रिएक्ट कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर आके लगेगा, कभी भी वो मेटा पोजिशन पे नहीं लगेगा। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो अब हम बात करेंगे फिनॉक्साइड आयन की, यानी पीछे हम फिनोल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फिनॉक्साइड की। फिनोल में और फिनॉक्साइड में जो बुनियादी फ़र्क है कि फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने का बेसिकली मतलब क्या है कि अब ये ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, यानी चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये पुश कर सकता है बेंजीन की तरफ, यानी ज़्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो इवन मोर रिएक्टिव होगा। यानी अगर हम रिएक्टिविटी फिनोल और फिनॉक्साइड की कंपेयर करें तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये वाली बात आप यहाँ पे इस रिएक्शन में, जिसका हम कोल्ट-श्मिट रिएक्शन कहते हैं, इसमें देख सकते हैं
कि हमने क्या किया हुआ है कि फ़िनोल जो है उसको पहले बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के हमने फिनॉक्साइड आयन जो है वो पैदा करवा लिया। अब इस रिएक्शन में बेसिकली ये फिनॉक्साइड आयन जो है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब आप ये वाली बात समझ लें कि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी बेंजीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, और इवन फिनोल जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी वीक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी। लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी यहाँ पे अडॉप्ट की है वो ये कि फ़िनोल जो है इसकी रिएक्टिविटी को और भी ज़्यादा कर लिया। कैसे? जस्ट बाय ब्रिंगिंग नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो हमने ये कैसे जो है वो अटेन की, ये वाली बात हमने फ़िनोल जो कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ये वाली बात आप लोगों को पता है। तो एसिडिक फ़िनोल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करवा लिया, जिससे हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन यानी फिनॉक्साइड आयन हमने ऑब्टेन कर लिया, जिसके मतलब अभी हमने ये बात कर ली कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होगी। तो अब इवन के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगरचे आल्दो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इस दफ़ा ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो उसके नतीजे में हमें ये वाली प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आके जुड़ जाएगी इसके साथ। फिर हमने उसको एसिडिफाई कर दिया, तो ये सैलिसाइलिक एसिड जो है वो हमें ऑब्टेन हो गया। फिर सैलिसाइलिक एसिड जो है इसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की वो एस्प्रिन। कमर्शली ये वाला रिएक्शन जो है यूज़ किया जाता है एस्प्रिन की तैयारी में, और एस्प्रिन के मतलब आप लोगों को पता है कि इसको हम पेन रिलीवर के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। डिफरेंट ब्रांड नेम से ये वाली जो टैबलेट है वो सेल होती है यहाँ पे। तो इस पूरे रिएक्शन को हम दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि हमने फिनॉक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करवाया है, यानी एसिडिक फिनोल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के, और इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई, अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड उस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी नहीं है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, जिसके नतीजे में हमें ये वाली स्पीशी पहले ऑब्टेन होती है, और फिर जब डीप्रोटनेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में हमें ये प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होती है। इसको दोबारा से हम एसिडिफाई कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में हमें सैलिसाइलिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर उसी सैलिसाइलिक एसिड को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं तो एस्प्रिन ऑब्टेन होती है। सो ओवरऑल ये किस तरह से रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है, यानी फिनोल को पहले हमने फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड की हमने कार्बोक्सिलेशन करवाई, जब सैलिसाइलिक एसिड हमारे पास बन गया तो फिर उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा के फाइनली एस्प्रिन प्रोडक्ट जो है वो बना ली जाती है। कमर्शली ये वाला रिएक्शन शूज़ होता है एस्प्रिन की तैयारी में। अभी हमने बात कर ली ये वाली। अच्छा, अब हम बात करेंगे, पीछे हम ऑक्सीजन लोन पेयर की बात कर रहे थे, अब हम ऐसे सब्सटेंट की बात करेंगे जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इवन मोर स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। उसमें रीज़न आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो चूँकि थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन की निस्बत, नाइट्रोजन चूँकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अटेन करने की इलेक्ट्रॉन रिटेन करने की एबिलिटी है वो ऑक्सीजन से कम है। तो नाइट्रोजन चूँकि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिटेन करता है, इसका मतलब यह है कि ये डोनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो चीज़ अपने ऊपर रिटेन इलेक्ट्रॉन को रख सकती है उसकी जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो कम होगी, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेस स्ट्रॉन्गली रिटेन कर सकती है उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाली बात आप यहाँ पे समझ लें कि नाइट्रोजन लोन पेयर जो है वो इवन मोर स्ट्रॉन्गली जो है वो एक्टिवेट करेगा रिंग को। इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा, तो अब आप देखें कि हमने एनिलीन जो है इसकी ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इस रिएक्शन में। इसी तरह का रिएक्शन हमने पीछे देखा था फिनोल के साथ, यानी हमने फिनोल को रिएक्ट करवाया था ब्रोमीन के साथ। इस दफ़ा हमने एनिलीन को ब्रोमीन के साथ जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं। तो रिज़ल्ट जो है वो इज़ क्वाइट सिमिलर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्राईब्रोमो एनिलीन हमें ऑब्टेन हो रही है 246, यानी वहाँ पे भी हमें 246 ट्राईब्रोमोफिनोल ऑब्टेन हुई थी, यहाँ पे ट्राईब्रोमो एनिलीन हम ऑब्टेन कर रहे हैं। और जो देखने की बात है यहाँ पे वो ये वाली कि जो अब भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लग रहे हैं, और यही पीछे वाली बात कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट आके लगेंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे। मैकेनिज़्म जो है वो इसकी किस तरह से होगी, अगेन इस रिएक्शन में आप देखें
कि कोई लुईस एसिड जो है वो हमने कैटलिस्ट के तौर पे इस रिएक्शन में यूज़ नहीं किया है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। जस्ट हम एनिलीन को जो ब्रोमीन लिक्विड है उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और बाकी जो मैकेनिज्म नॉर्मल होती है, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन्हांस हो रही है, और फिर ब्रोमीन आके जुड़ जाता है। ये स्टेप जो है वो 2-3 दफ़ा रिपीट होगा, तो फाइनली हमारे पास जो है वो ट्राईब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन हो जाएगी। अब आप ये वाली बात समझें, जैसे पीछे हमने ये वाली बात की थी पिछले रिएक्शन में, कि जैसे इमेजिन कि हमें ऐसा चाहिए कि मोनोब्रोमोफिनोल चाहिए, इसी तरह यहाँ पे आप ये वाली बात समझ रहे हैं कि हमें मिसाल के तौर पे हमारी टारगेट प्रोडक्ट जो है वो ब्रोमो एनिलीन है, यानी मोनोब्रोमो एनिलीन। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशंस में ब्रोमीन के साथ एनिलीन को रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन होती है। तो किस तरह से हम रिएक्शन को मॉडिफाई करें कि हमारे पास मोनोब्रोमो एनिलीन आ जाए। तो पीछे जो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की थी फिनोल के लिए, वो हमने क्या किया था कि हमने 1 एक्विवेलेंट ब्रोमीन का यूज़ कर लिया था, हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लिया था, हमने टेम्परेचर जो है उसको काफ़ी कम रखा था, तो टारगेट हमारा अचीव हो गया था। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क नहीं करती। यानी आप देखें कि फ़िनोल को तो जस्ट हमने इस तरह से रिएक्शन को मॉडिफाई किया था, तो हमारा टारगेट प्रोडक्ट आ गया था। लेकिन यही वाली बात हम जब अप्लाई करते हैं एनिलीन के ऊपर, तो बात बनती नहीं है। यानी एनिलीन को अगर 1 एक्विवेलेंट ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट करवा भी लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज़ कर लेते हैं, टेम्परेचर जो है उसको भी काफ़ी कम रख लेते हैं, लेकिन स्टिल प्रोडक्ट जो है वही वाली है। यानी स्टिल प्रोडक्ट जो है वो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन है, यानी टारगेट हमारा अचीव हुआ नहीं। यानी इस दफ़ा क्यों नहीं हुआ, पिछली दफ़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया था, तो इसकी रीज़न यही वाली जो अभी हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं कर रहा था। तो क्योंकि इस दफ़ा इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा तगड़ा है, तो इस दफ़ा जो ब्रोमीन अगेन जो है वो 3 जगहों के ऊपर आकर लग गई है। पिछली दफ़ा हमने कुछ ऐसा किया था, यही कुछ हमने किया था, तो ब्रोमीन हमारे पास एक ही जगह पे लगी थी, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनी। तो अब हमें कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी मोनोब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन करने के लिए। तो जो बात ज़हन में आ रही है वो ये वाली कि अगर ये जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको हम ज़रा लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट कर लें पहले, और फिर ब्रोमिनेशन करवाने की कोशिश करें, तो मे बी कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो यही स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की। हमने क्या किया कि जो एमीन ग्रुप है उसको हमने एमाइड ग्रुप में बदल दिया, और अमाइड ग्रुप जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं होगा। यानी आप यहाँ पे देखें कि हमने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है कि जो एनिलीन है उसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा के उसको हमने अमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब अमाइड देखें कि अमाइड उतना ज़्यादा जो है वो एक्टिवेटिंग नहीं है जितना कि अमीनो ग्रुप था। अब उसकी रीज़न आप समझ सकते हैं, यानी अमीन जो था उसकी बेसिकली एक्टिवेटिंग एबिलिटी जो है वो किस वजह से थी, नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद लोन पेयर की वजह से। लेकिन इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप देखें तो जो बात हमें समझ आ रही है कि अब जो नाइट्रोजन है उसके नेबर के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उस कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, अगरचे वो बेंजीन रिंग की तरफ भी शिफ्ट होगा, लेकिन अब उसकी शिफ्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी उस नाइट्रोजन की थी जो कि अमीन की शक्ल में मौजूद था। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इस क्वाइट सक्सेसफुल। यानी हमने क्या किया है कि अमीनो ग्रुप जो है उसको हमने अमाइड में कन्वर्ट कर लिया है, और अब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग इसलिए नहीं रहा कि अब नाइट्रोजन के नेबर में एक और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उस कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो ज़ाहिर है इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमने मोनोब्रोमो एनिलीन जो है वो ऑब्टेन करनी है। यानी हमने अमाइड बना लिया, अब उसके ऊपर हम ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लेंगे नॉर्मल कंडीशन में, और फिर अमाइड जो है उसको दोबारा से कन्वर्ट बैक करेंगे हम अमीनो ग्रुप में, वो लाजमी है। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी अमाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा के हमने ब्रोमिनेशन करवा ली। तो प्रोडक्ट में आप देखें कि ब्रोमो ग्रुप एक ही लगा हुआ है और वो पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब कन्वर्ट बैक करना है इस अमाइड को हमने वापस अमीन के अंदर, तो हम इसको HCl यानी एसिड जो है एसिडिफाई कर लेंगे। बेसिकली इसको सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि एथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, और इसको रिफ्लेक्स करवाएंगे
तो दोबारा से वो अमीन ग्रुप जो है वो बन जाएगी। तो हम ये वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट प्रोडक्ट इस तरह से है कि एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन के ऊपर ब्रोमो लगी हो, यानी हमने पैरा ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन करनी है, तो जो स्ट्रेटजी हमारे पास यहाँ पे बनी वो ये है कि हमने अमीनो ग्रुप जो है उसको पहले अमाइड में बदल लिया, उसकी ब्रोमिनेशन करवा लिया और फिर अमाइड को कन्वर्ट बैक कर लिया अमीनो ग्रुप में। तो टारगेट जो है वो हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। अच्छा जी, अब हम थोड़ी ये बात करेंगे कि अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ लगा हो तो फिर क्या होगा। तो ये वाली बात आप यहाँ पे देख लें कि जो अल्काइल बेंजीन है वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही रिएक्ट करते हैं। यानी अगर अल्काइल बेंजीन जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हो और उसको किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो इलेक्ट्रोफाइल विल एंड अप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब यहाँ पे इसकी रीज़न क्या होगी, तो अल्काइल ग्रुप में और इससे पीछे वाली जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि जो पीछे वाले दोनों सब्सटेंट थे यानी ऑक्सीजन सब्सटेंट और नाइट्रोजन सब्सटेंट, दे वर बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर लोन पेयर मौजूद था। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर तो चूँकि कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो ये वाली बात थोड़ी खटक रही है हमें कि ये फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो क्यों है। लेकिन ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टोलुइन को जो है वो रिएक्ट करवाया हुआ है ब्रोमीन के साथ लुवस एसिड की मौजूदगी में। तो जो मेजर प्रोडक्ट हैं उसमें आप देखो कि जो ब्रोमो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। अब हम इसकी रीज़न जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि अगरचे जो अल्काइल ग्रुप है वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसी और तरह से है, और वो किसी और तरह जो है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आपको पता है कि इसमें भी ये सिग्मा पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन होती है, यानी जो कॉन्जुगेशन में दो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं वो सिग्मा होता है और एक तरफ से जो है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ये इफेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ज़्यादा जो है वो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, लेकिन स्टिल ये इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करती है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगरचे यहाँ पे कॉन्जुगेशन की निस्बत जो इफेक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ये इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो किन दो पोजीशंस पे ज़्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो भी ऑर्थो और पैरा के ऊपर हैं। अब रीज़न जो है इसकी हम थोड़ी सी समझ लेते हैं एक और तरह से, यानी रेजोनेंस इफेक्ट से, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे कह रहे हैं। तो आप देखें कि जो यहाँ पे एग्जांपल पहले आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि हमने जो अटैक करवाया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर करवाया हुआ है। तो जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक होगा तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट आयन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इस इंटरमीडिएट पे अब आपको गौर करने की ज़रूरत है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन के ऊपर है जो मिथाइल के नेबर में है, और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी बोथ थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूँ कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी। तो इन इंटरमीडिएट में आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर मौजूद है उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और इस मिथाइल ग्रुप की मौजूदगी इंटरमीडिएट केटाइन को स्टेबलाइज करी, यानी पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहा है। तो चूंकि आयन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, और आपको पता है जो चीज़ स्टेबल होती है रिएक्शन उसकी तरफ मूव करता है और ये इंटरमीडिएट केटाइन बन जाता है, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है ये वाली। तो यहाँ से हमें जो है वो बात कुछ समझ आ रही है कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बनने वाला चूँकि इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इसलिए कनेटिकली उसके बनने का जो है वो चांस होता है जिससे प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाती है हमें। तो आप ये समझ लें कि जो मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोलुइन कहते हैं वो बेंजीन की निस्बत जो है वो एक तो ज़्यादा रिएक्टिव है, और दूसरा ये वाली बात कि उसकी रिएक्शन जो है वो किस जगह पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा। ये जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक जो है वो ज़्यादा फिजिबल क्यों है। अब यही बात हम जो है वो पैरा पोजीशन के मतलब करेंगे। तो अब हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवा के देख लेते हैं कि जो टोलुइन है जब वो पैरा पोजीशन से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर क्या सीन बनता है। तो आप इसमें देखें कि इस दफ़ा हमें जो इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा
वो कुछ इस तरह से होगा। और ये उसके जो हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से स्पेसिफिकली हम इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगेन आप इस पर गौर करो कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और मिथाइल ग्रुप की मौजूदगी यहाँ पे मेक श्योर करिए कि जो केटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट उसको वो स्टेबलाइज करेगी। और इंटरमीडिएट चूँकि स्टेबलाइज है तो इसका मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट है इज़ क्वाइट फीजिबल। सो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, बोथ केसेस में जो है ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, यानी बोथ केसेस में जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो स्टेबलाइज हो जाता है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी की वजह से, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब यही वाली बात हम चेक कर लेते हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो मौजूद है बेंजीन रिंग के साथ और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम अटैक करवा रहे हैं मेटा पोजीशन के ऊपर, तो फिर जो है वो क्या सीन बनता है, ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमने ये किया है कि मेटा पोजीशन से अटैक करवाया है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये उसके 3 जो हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जैसे हमने पीछे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। अब इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे आप गौर कर लो तो आपके पास कोई भी ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है जिसको स्पेशल जो है वो स्टेबिलिटी मिल रही हो मिथाइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से। यानी जो केटाइन हम स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे इससे पीछे वाले दोनों एग्जांपल्स में जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन से अटैक किया था वो इस दफ़ा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोफाइल अब मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा होगा तो केटाइन को इस दफ़ा वो वाली स्पेशल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो इससे पीछे वाली एग्जांपल में हम बात कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब यह है कि मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का टोलुइन के केस में वो इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। सो मेजर प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होंगी वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन होंगी, और जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन है वो जस्ट माइनर सी अमाउंट में जो है वो फार्म होगा, अगर वो फार्म होगा तो। इसी तरह से अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं टोलुइन की। हम इसमें टोलुइन जो है उसकी हमने सल्फोनेशन करवाई हुई है। तो टोलुइन की सल्फोनेशन के नतीजे में जो हमें 2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हैं वो हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो हैं वो मेजर प्रोडक्ट हैं। अब ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो चूँकि सॉल्युबल होता है, तो अगर हमने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है तो हम इसका सोडियम साल्ट जो है उसकी सूरत में हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं, यानी जस्ट बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें इसके सोडियम साल्ट के शक्ल में मिल जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। टोलुइन जो है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो मेजर प्रोडक्ट हैं उसमें जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं। जो स्पेशली अगर हम बात करें जो पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसको अगर हमने अलहदा करना है तो अलहदा करने का तरीका जो है वो ये होगा कि हम उसको साल्ट उसके अंदर ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, तो उसकी जो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी जिसको हम अलहदा कर लेंगे। अब आप देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा मैकेनिज़्म जो है ये वाली बात हमें बता रही है कि किस तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा फिजिबल हैं। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो मेक श्योर करता है कि जो अटैक है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो। रीज़न उसकी जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो केटाइन बनेगा उसको वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर आ रहा है उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये वाला अटैक जो है वो हमने पैरा पोजीशन से करवाया हुआ है। ये प्रोडक्ट बनती है और फाइनली जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। इसको अलहदा करवाने के लिए हम इसको एसिडिफाई इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से मिसाल के तौर पे अगर हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ ही इसको रिएक्ट करवाते हैं, यानी हम क्लोरो सल्फोनिक एसिड के साथ इसको जो है वो रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, यानी सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लेना जा रहे हैं, जिसको हम टॉसल ग्रुप भी कहते हैं। आप लोगों को पता है पीछे हमने देखा था कि जो SN2 रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है जो टॉसल क्लोराइड है। तो ये वाली बात हमने पीछे भी देखी थी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने
रिएक्शन जो है वो करवाया हुआ है और मोस्टली जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पे आप देखें कि 40% जो है वो प्रोडक्ट वो आ रही है जिसमें ये टॉसल क्लोराइड जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है और 15% वो प्रोडक्ट है जो जिसके ऊपर टॉसल क्लोराइड जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो हम इनको सेपरेट जो है वो कर सकते हैं, यानी जो ऑर्थो वाली प्रोडक्ट है 40% बनती है और उसको आइसोलेट करवा लेते हैं हम डिस्टिलेशन से, और जो पैरा वाली प्रोडक्ट है वो 15% बन रही होती है और उसको हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से जो है वो आइसोलेट करवा लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करते हैं, तो जो क्लोरोसल्फोनिल ग्रुप है उसमें आप देखें कि इसके दो एक्सलेंट आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं, यानी ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ये वाली, ये एक्चुअली इसकी ऑटो आयोनाइजेशन है, यानी इसके दो मोल जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे बिहेव करता है, एक प्रोटॉन डोनर के तौर पे बिहेव करता है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो ये वाली चीज़ बन गई और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो ये वाली चीज़ बन गई। वाटर लीव कर जाएगा तो ये बहुत अच्छा लैक्टोफाइल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके दो एक्सलेंट्स दो मोल जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, एक एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, दूसरा बेस के तौर पे। इस तरह की जो एक्विलिब्रियम होता है इसको हम ऑटोनाइजेशन कहते हैं। तो एक ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, एक ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली हमारे पास एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन हो गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चूँकि हमारे पास मौजूद है तो जो टोलुइन है इसके ऊपर अटैक करेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के सब्सटेंट की, यानी उन सब्सटीट्यूएंट की जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो लगा हो। यानी इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें जो सब्सटेंट था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। अब हम वो एग्जांपल थोड़ी लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वो सब्सटेंट के तौर पर लगा हो, और इसमें कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम देख लेंगे। तो पहली एग्जांपल आप देखें, इसमें ट्राईमेथिल अमोनियम जो है वो बेंजीन के साथ जो है वो लगा हुआ है डायरेक्टली। तो आप इस एग्जांपल में देखें कि जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है उसके ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि ये अब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, यानी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मेटा नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड आएगी। तो ये वाली बात हम स्टार्ट में ये वाली बात हमने समझ ली थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो एक तो ज़ाहिर है वो उसकी रिएक्टिविटी ज़रा कम होगी, यानी आप ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमने कंडीशन क्या रखी है, हमने कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ किया। इससे पहले जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करवा रहे थे जस्ट डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जस्ट ने वर्क किया था। और दूसरी बात यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अब जो नाइट्रो ग्रुप लगा है वो बेसिकली किस पोजीशन पे आके लगा है, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो यही वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेटा प्रोडक्ट बनेगी। इससे नीचे वाली एग्जांपल में भी आप देखें जिसमें ट्राईफ्लोरोमेथिल सब्सटेंट लगा हुआ है, उसकी हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो अगेन हमारे पास मेटा नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगी। मैकेनिज्म में भी ये वाली बात आप देख सकते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी आप नोट करें कि इस दफ़ा हमने कोई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ किया, रादर हमने कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ किया। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी NO2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब रिंग जो है उसके ऊपर अटैक करेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली जो है वो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ये वाली बात आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में नज़र आएगी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कोई होगा और उसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन के ऊपर आके लगेगा। ये रीज़न समझने के लिए ये मैकेनिज़्म जो है इस पर आप गौर कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे हमने जो ट्राईफ्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसको जब नाइट्रोनियम आयन के ऊपर अटैक करवाया मेटा पोजीशन से, तो जो इंटरमीडिएट हमें बन रहा है, ये अगेन मैकेनिज़्म है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगी।
ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे ये वाला, इसके हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे नीचे जो हैं वो ड्रा किए हुए। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे जो हैं वो आप गौर करें। तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बन गए। अब इसके बरक्स हम ये वाली बात कंसिडर कर लेते हैं कि अटैक जो है वो हम करवाएं। हम ये बात करें कि जब ऑर्थो पोजीशन से मेटा पोजीशन से अटैक हो तो तब क्या सीन होगा, और जब पैरा पोजीशन से अटैक हो तो तब क्या होगा। तो जब तो अटैक जो है मेटा पोजीशन के ऊपर हो तो फिर इंटरमीडिएट जो है वो ये वाला बनेगा और ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। इससे नीचे आप देखें कि जब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो इंटरमीडिएट जो है वो ये वाला बनता है जिसके ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से आप इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसमें आप देखें कि जिस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस, इसका मतलब यह है कि ये वाला केटाइन जो है ये डिस्टेबलाइज हो गया। समझ रहे हैं आप बात कि पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी कार्बन के ऊपर और उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये वाली बातें मिलके जो हैं वो इस केटाइन को डिस्टेबलाइज कर देंगे। इससे बरक्स जब हमने मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाया तो तब इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन जब अटैक जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा तो केटाइन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो आप ये वाली बात देखें कि रिएक्शन हमेशा वो वाला फिजिबल होता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती हैं। तो चूँकि पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक की सूरत में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो डिस्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं रहता। अच्छा जी, तो अब एक्चुअली हम ये वाली बात कर रहे हैं कि जो सब्सटेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हों, और इससे पीछे जो दोनों एग्जांपल्स हमने ली हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रायल जो है वो एक्चुअली थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी सब्सटेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। तो इसमें जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप है। तो हम नाइट्रोबेंजीन के जो है वो एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। तो जनरली जो बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई जाती है वो किस तरह से करवाई जाती है कि हम मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, इससे जनरली जो है वो हमें नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होती है। लेकिन इसी नाइट्रोबेंजीन को अगर हम मज़ीद रिएक्ट करवाते हैं यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो डाई नाइट्रोबेंजीन है, लेकिन ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन होगी यानी 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन हमें जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन होगी। दिस वन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब आप नाइट्रोबेंजीन को रैक करवाते हो तो दूसरा नाइट्रो ग्रुप जो है यानी नाइट्रोबेंजीन की हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो सेकंड नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेसिकली मेटा पोजीशन के ऊपर आकर लगेगा। रिएक्शन भी स्लो होगा, यानी अगर हम ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें क्वाइट सीवियर कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, यानी टू मच टेम्परेचर और लंबे टाइम के लिए हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करेंगे। इससे पीछे आपको याद है कि हम जब फिनोल की नाइट्रेशन करवा रहे थे तो सिंपली हमने डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन जो है उसको कैरी आउट कर लिया था। लेकिन इस दफ़ा चूँकि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नाइट्रो ग्रुप जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से अगर हम नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं दोबारा से तो हमें काफ़ी मुश्किल कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि अब जो दूसरा नाइट्रो ग्रुप आके लगेगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। ये वाली बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये नाइट्रोबेंजीन के डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रा किए हुए हैं, आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे गौर करें। तो आप देखें कि अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाने का मतलब जो है वो बेसिकली ये है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करता है, तो अब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो दो दफ़ा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ रहा है, एक दफ़ा पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा किन पोजीशन के ऊपर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, यानी जो मेटा पोजीशन है वो उस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो किस पोजीशन से करेगा, ज़ाहिर है उस पोजीशन से करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उस तरह से नहीं है, और वो पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब कि जब हम नाइट्रो बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं
तो उसके लिए एक तो हमें कंडीशन ज़रा सीवियर चाहिए होती है, दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप आप दूसरा आगे लगेगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। और यही हाल बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है। नाइट्रोबेंजीन के केस में मिसाल के तौर पे अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की, मैं एक दफ़ा फिर से आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ कि हमने ब्रोमिनेशन जब करवाई थी फिनोल की और एनिलीन की, तो उस केस में हमने कोई भी लुअस एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ नहीं किया था, और प्रोडक्ट भी हमें इस तरह से मिली थी कि ब्रोमीन 3 दफ़ा आके लग गई थी। लेकिन जब हम नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक तो ये है कि आपको लुअस एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करना पड़ेगा। हम आयरन पाउडर यहाँ पे ले रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी अराउंड 150, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है उसमें भी आप देखें कि जो ब्रोमो ग्रुप है वो एक ही दफ़ा आगे लग रहा है। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ कि 3 जगहों पे आगे लग जाए, एक ही दफ़ा जो है वो ब्रोमो ग्रुप लगा है आके, और लगा वो किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन के ऊपर। और ये वाली बात हमारी जो जनरल ऑब्जर्वेशन है और हमारा जो जनरल कंक्लूजन है उसके साथ मैच कर रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो दूसरा सब्सटेंट जो है वो आके मेटा पोजीशन के ऊपर ख़ुद को अटैच करेगा। ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम कुछ और भी ऐसे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यानी ये कुछ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जब ये लगे हुए हों तो अटैच जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का वो मेटा पोजीशन से होगा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें सारे सब्सटेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। चलिए आप बेंजाल्डिहाइड की बात कर लो, या यहाँ पे आप देखें ये एक एस्टर है जिसमें अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। ये बेंजोनाइट्राइल है जिसमें सियानो ग्रुप मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये तीनों चारों जो सब्सटेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, थ्रू कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो रिएक्टिविटी अब होगी वो किस जगह से होगी, वो डेफिनेटली मेटा पोजीशन से होगी, यानी जो दूसरा सब्सटेंट अगर आगे लगेगा तो वो मेटा पोजीशन से लगेगा। अच्छा जी, फाइनली हम ये बात करेंगे कि अगर हैलोजेंस जो हैं वो सब्सटेंट के तौर पे बेंजीन के रिंग के ऊपर मौजूद हों तो फिर जो है वो क्या सीन होगा। ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी अब तक जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं और जितनी डिस्कशन हम लोगों ने की है वो हमने ये की है कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा ग्रुप ये एक कैटेगरी होती है। यानी हमने पीछे देखा कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप जो हैं ये एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। इसी तरह से हमने देखा ट्राइफिनाइल मिथाइल सब्सटेंट या नाइट्रो सब्सटेंट ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली हैलोजेंस जो हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं लेकिन ये ऑर्थो पैरा हैं। अब इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे बात स्टार्ट की एक हैलोजन डेरिवेटिव बेंजीन से, यानी एक हैलोजन कोई एक्स जो है वो लगा हुआ है बेंजीन के साथ, इसकी हम नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये होंगे, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा। नीचे वाला डाटा जो है वो अब आपको कुछ बता रहा है। यानी हमने डिफरेंट हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात की, यानी फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। इन तीनों की अगर हम तीनों चारों की अगर हम नाइट्रेशन करवाना चाहें तो आप देखें मिसाल के तौर पे फ्लोरोबेंजीन है, हम इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहें तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये 13% होगी, पैरा प्रोडक्ट 86% होगी और जो मेटा प्रोडक्ट है वो जस्ट 0.6% होगी। इसी तरह से अगर हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये 35% होगी, पैरा प्रोडक्ट 64% होगी और मेटा प्रोडक्ट जो है वो जस्ट 0.9% होगी। सेम वे अगर हम ब्रोमोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाना चाहें तो ऑर्थो प्रोडक्ट 43%, पैरा प्रोडक्ट 56% और मेटा प्रोडक्ट जस्ट 0.9%। आयोडोबेंजीन की अगर हम नाइट्रेशन करवाएं तो ऑर्थो प्रोडक्ट 45%, पैरा प्रोडक्ट 54% और मेटा प्रोडक्ट जस्ट 1.3%। ये डाटा क्या बता रहा है कि जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो प्रेफरेबली ऑर्थो और पैरा पोजीशन से रिएक्ट करेगी, और चूँकि जो हैलोजेंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू,
तो इसका मतलब यह है कि हैलोजेंस ग्रुप जो हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। दोबारा से ये वाली बात समझ रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो हैलोजन चूँकि बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं तो इसका मतलब कि थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट की वजह से हैलोजन जो हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में इनका जो है वो शुमार होता है। तो जनरली तो ऐसे होना चाहिए था कि डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से इनको मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, लेकिन जो एग्जांपल और जो डाटा हमें शो करवा रहा है वो ये करवा रहा है कि जो हैलोजेंस हैं ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट डायरेक्टिंग हैं, यानी प्रेफरेबली जो प्रोडक्ट्स ये देते हैं ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड होती हैं। तो जो इसकी वजह हमें समझ आती है वो ये वाली कि अगरचे जो हैलोजन ग्रुप हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, लेकिन हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर भी होते हैं, यानी हैलो ग्रुप जो भी होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स भी होते हैं। तो अपने लोन पेयर्स की वजह से हैलोजन जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, अगरचे इनका डोनेटिंग इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो अब ये वाली दोनों बातें हम मिला के पढ़ते हैं, यानी हैलोजन जो है ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू देयर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन कुछ हद तक ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। अच्छा, अब देखें जब ये रेजोनेंस के थ्रू चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आपको पता है कि रेजोनेंस में जो इफेक्ट आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर आएगा, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ जो है वो डोनेट करेंगे, अगरचे इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो करेंगे किन पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये है कि जो हैलोजन डेरिवेटिव बेंजीन होते हैं वो जो रिएक्शन करते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से करते हैं। रीज़न उसकी समझ आ गई, यानी जो लोन पेयर मौजूद होता है बेंजीन हैलोजन डेरिवेटिव के ऊपर, तो वो जब डोनेशन होगी थ्रू रेजोनेंस तो वो डोनेशन किन पोजीशन पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे होगी और पैरा पोजीशन पे होगी। सो जो हैलोजन डेरिवेटिव है बेंजीन का वो प्रेफरेबली रिएक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन पे, अगरचे इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से कम होगी कि जो हैलोजन सब्सटेंट है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाली बातें आप यहाँ पे एग्जांपल्स में समझ सकते हैं। आप देखें कि हमने जो ब्रोमोबेंजीन है उसको सल्फोनेशन उसकी करवाई हुई है जी। तो हमने ब्रोमोबेंजीन की सल्फोनेशन करवाई हुई है तो ये प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास। इसी तरह से हमने जो ब्रोमोबेंजीन है उसकी नाइट्रेशन करवाई हुई है तो ये प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास। अच्छा, इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखें कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और जो नाइट्रो ग्रुप है वो किन पोजीशन के ऊपर प्रेफरेबली आके लग रहा है, वो पैरा पोजीशन के ऊपर आके लग रहा है। तो आप ये वाली बात समझ लें कि जो हैलोजन सब्सटेंट हैं ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस इस तरह से है कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन और जनरल कंक्लूजन्स हैं हमारे वो ये वाले हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हैलोजन अगरचे डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग है। उसकी रीज़न हमने ये वाली दे ली यहाँ पे कि हैलोजन जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो स्ट्रॉन्गली जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन चूंकि हैलोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं लोन पेयर्स मौजूद होते हैं तो वो लोन पेयर बेंजीन की तरफ ये डोनेट कर सकते हैं थ्रू द रेजोनेंस इफेक्ट, और जब ये डोनेट करेंगे तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेंगे। इसका मतलब कि ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। अच्छा जी, अब हम कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की बात करें, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करना चाह रहे हो तो फिर क्या। तो अब यहाँ पे ये वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि अब चूँकि 2 सब्सटेंट ऑलरेडी मौजूद हैं और आप मज़ीद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके ऊपर करवाना चाह रहे हो, तो अब वो जो दोनों सब्सटेंट हैं वो दोनों अपना इन्फ्लुएंस पुट करेंगे।
यानी जो दोनों ग्रुप हैं मे बी वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, मे बी वो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मे बी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। सो वो दोनों कोशिश करेंगे कि अपना इफेक्ट जो है वो, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पुट करें रिएक्टिविटी के ऊपर और ओरिएंटेशन के ऊपर, यानी ये डिसाइड करने में कि जो नेक्स्ट सब्सटेंट लगेगा वो किस पोजीशन के ऊपर आगे लगेगा। अब ये जो दोनों सब्सटेंट के इफ़ेक्ट्स होंगे, उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं, यानी दोनों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा हो या वो compete भी कर रहे होंगे। तो जब तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे उस टाइम प्रोडक्ट डिसाइड करने में हमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, स्ट्रेट है वे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब वो दोनों सब्सटेंट जो हैं वो आपस में compete कर रहे होंगे तो फिर हमें अपने नॉलेज को यूज़ करके ये देखना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है वो कौन सा है। यानी डोमिनेंट प्रोडक्ट वो होगा जो दोनों सब्सटेंट हैं उनमें से जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है वही प्रोडक्ट को फिर डिसाइड करेगा। ये वाली बात आप यहाँ पे गिवन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। सो पहली एग्जांपल आप देखें, इसमें एक सब्सटेंट जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरा सब्सटेंट जो है वो फॉर्माइल ग्रुप है। तो अब देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और जो फॉर्माइल ग्रुप है चूँकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इफ़ेक्ट को रीइंफोर्स करेंगे। यानी हम पहले इफेक्ट देख लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप ये देखें कि हाइड्रोक्सिल की जो पैरा पोजीशन है वो तो ब्लॉक्ड है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी एक सब्सटेंट मौजूद है। तो अब जो हाइड्रोक्सिल का इन्फ्लुएंस होगा उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस किस जगह पे बनेगी, यानी यहाँ पे चांस है और यहाँ पे चांस है। और फॉर्माइल ग्रुप ये चूँकि मेटा डायरेक्टिंग है तो इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, इस यानी ये क्या कोशिश करेगा कि जो नेक्स्ट सब्सटेंट है वो किस पोजीशन पे लगे, वो मेटा पोजीशन पे लगे। और फॉर्चुनेटली फॉर्माइल ग्रुप की मेटा पोजीशन वही है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन है, यानी इसके लिए भी मेटा पोजीशन ये वाली है। सो ये दोनों अपना इफेक्ट जो है वो एक ही जगह पुट करेंगे और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली बनेगी, जिसमें आप देखें कि जो हैलोजन लग रहे हैं वो किन पोजीशन पे आके लग रहे हैं, हाइड्रोक्सिल के ऑर्थो और फॉर्माइल ग्रुप के मेटा पोजीशन पे। तो इस एग्जांपल में हमने ये वाली बात देखी कि ये जो दोनों सब्सटेंट लगे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो, दोबारा से समझ लें ये वाली बात कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हाइड्रोक्सिल के केस में यह है कि पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। सो हाइड्रोक्सिल की अब कोशिश जो है वो ये वाली होगी कि जो सब्सटेंट है वो इन पोजिशन पे आके लगे। और फॉर्माइल ग्रुप जो है वो चूँकि मेटा डायरेक्टिंग है और फॉर्चुनेटली फॉर्माइल का जो मेटा पोजीशन है वो वही वाली है जो कि हाइड्रोक्सिल की ऑर्थो पोजीशन है और जिससे ये फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन होती है। अब हम इससे नीचे वाली एग्जांपल में आ जाते हैं। इसमें आप देखें कि एक सब्सटेंट जो है वो हाइड्रोक्सिल है और दूसरा सब्सटेंट जो है वो मिथाइल है और ये दोनों सब्सटेंट जो हैं ये एक्टिवेटिंग भी हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हैं। और हम इस जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है हम इसकी अल्काइलेशन करवा रहे हैं, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है हम उसकी अल्काइलेशन करवा रहे हैं, उसको हम अल्कीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो अब आप देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और जो मिथाइल ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे और विन कौन करेगा, जो कि जिसका इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होगा। ठीक है जी, हम आ जाते हैं इस बात पे। अब देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो चूँकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और अगेन पैरा डायरेक्शन जो पैरा पोजीशन है वो तो ब्लॉक्ड है। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कोशिश होगी कि ये सब्सटेंट को जो है वो कहाँ पे पुट करवाए, इन पोजीशंस के ऊपर, यानी अपने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे जो ऑर्थो पोजीशन है। तो मेटा की कोशिश, सॉरी जो मिथाइल सब्सटेंट है उसकी कोशिश क्या होगी कि ये अपने ऑर्थो पे लेके जाए उसको, यानी इन पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। लेकिन विन कौन करेगा, जिसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू रेजोनेंस, जबकि मिथाइल ग्रुप जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी जो है वो या तो वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू है या वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू है। और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़ाहिर है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है जितना कि रेजोनेंस है। तो इस केस में जो विनिंग पोजीशन है वो किसकी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। यानी जो नेक्स्ट तीसरा सब्सटेंट आगे लगेगा
उसको डिसाइड जो है वो हाइड्रोक्सल करेगा, और हाइड्रोक्सल ग्रुप की मेटा पोजीशन पे आप देखें कि फाइनल प्रोडक्ट में वो आके लग रहा है, और अगर मतलब इसको फर्दर रिएक्शन को जो है वो कैरी किया जाए, रिपीट किया जाए, तो फाइनल ये प्रोडक्ट आ जाती है, जिसमें जो अल्काइल सब्सटेंट है वो दोनों दफ़ा हाइड्रोक्सल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आके लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों सब्सटेंट जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, और विन वो कर रहा है जो ज़्यादा तगड़ा सब्सटेंट है, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है जी। इससे नीचे वाली एग्जांपल जो है उसमें भी आपको कुछ इसी तरह की चीज़ जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप है और एक जो है वो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अमाइड ग्रुप जो है उसकी जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो चूँकि रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू है, और जो मिथाइल ग्रुप की डोनेटिंग एबिलिटी है उसकी तो हमने बात कर ली कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू है, और हाइपर कॉन्जुगेशन चूँकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता जितना कि कॉन्जुगेशन होता है। तो इस दफ़ा भी जो विन करेगा वो अमाइड ग्रुप करेगा, यानी अमाइड में यह है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। तो प्रोडक्ट जो है आपके पास बन रही है वो ये वाली है, और इस पर डिसाइडिंग रोल जो है वो अमाइड ग्रुप का है, ना कि मिथाइल ग्रुप का। और इसकी वजह समझ ली हमने कि अमाइड ग्रुप चूँकि जो डोनेशन कर रहा है वो थ्रू रेजोनेंस कर रहा है, इसके बरक्स जो मिथाइल ग्रुप है वो भी अगरचे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, जो डेफिनेटली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है।